मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। दिल्ली के घर में फंदे से उनका शव लटका पाया गया है। रामस्वरूप शर्मा का शव, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनके पीए ने जानकारी दी पुलिस को, उसके बाद इस वक्त भी वहां पर जांच चल रही है। सांसद की मौत के बाद बीजेपी की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। श्रद्धांजलि के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 घंटे के लिए स्थगित की गई है। आज सुबह 6:30 बजे तक जब सांसद नहीं उठे तो उनके स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी और दरवाजा तोड़ा गया। घर से काफी दवाएं मिली हैं। सांसद के दिल्ली आवास में उनके साथ उनके कुक और पीए रहते थे और उनका परिवार गांव में रहता था। सांसद के घर नेताओं का पहुंचना जारी है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के गोमती अपार्टमेंट में तो आपको हम बता दें, बीजेपी सांसद दिल्ली हिमाचल प्रदेश के मंडी से दरअसल ये सांसद थे और आपको हम बता दें गोमती अपार्टमेंट में ये रहते थे। और बताया जा रहा है उनके स्टाफ के द्वारा कि जब वो कमरे में सुबह सुबह दाखिल हुआ तो उसने बताया कि अंदर से कमरा लॉक था और बार बार आवाज लगाने के बाद भी कमरा नहीं खुला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद दरवाजे को तोड़ा गया। जब दरवाजे को तोड़ा गया तब पता चला कि वो फंदे से लटके हुए हैं। आपको बता दें कि मौके पर अभी भी आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये जो हादसा हुआ है, ये जो आत्महत्या इसे अगर कहें तो ये इन्होंने क्यों की है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इसी की वजह से बड़ी बैठक बीजेपी की टाल दी गई है। संसदीय दल की आज बैठक होनी थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कोई भी खबर, कोई भी जानकारी मिल पाई है कि आखिर आज जो ये हुआ ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि कई सारी दवाइयां मिली हैं इनके कमरे से। देखिए, वजह तलाशने की ही कोशिश लगातार जारी है। इसके लिए पुलिस तमाम जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनके हिसाब से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले दरवाजा तोड़ा गया, वो पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया। पुलिस की टीम आई थी। उसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को यहाँ पे बुलाया है और उसकी फॉरेंसिक टीम ने पूरे मौके की उन्होंने सबूत जुटाने की कोशिश की है, सुराग जुटाने की कोशिश की है। अब चूंकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट यहाँ पर नहीं मिला अब तक, इसलिए काफी कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर श्वेता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इनिशियल पुलिस को मिलेगी उससे पुलिस को इस मामले में काफी मदद मिलेगी। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ रही है कि इसमें आगे उसका सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे निर्भर करता है और साथ साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट फाइंडिंग्स में क्या क्या पाते हैं। हिमांशु, अगर दूसरी तरफ पुलिस को दवाइयां भी मौके से कुछ मिली हैं। वो दवाइयां बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि ये बड़ी खबर और हिमांशु यहाँ पर लगातार हमें बता रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार हो रहा है क्योंकि उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। हिमांशु, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जो उनके साथ लोग रहते थे, जो उनका स्टाफ रहता था सांसद का, उनसे बहुत संभव पूछताछ हो चुकी होगी। तो शुरुआती पूछताछ में क्या स्टाफ से कोई बात जानकारी हासिल हुई है कि किसी तरह के चिंता में थे, परेशानी में थे, कोई डिप्रेशन का मामला? नहीं, देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस को कि कोई इस तरीके की चिंता या परेशानी हो कि ऐसा वो कदम उठा सकते हैं, खुदकुशी जैसी चीज कर सकते हैं। ऐसी कोई भी जानकारी पुलिस को अभी तक ऑफिशियल तौर पर नहीं मिली है। और सिर्फ वही क्यों, आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, 204 नंबर जो सेकंड फ्लोर पे है, बी ब्लॉक है, ये बी खंड में 204 में वो रहते थे। आसपास के जो सांसद है, हमने भी उनसे बात की, जो 304 बी में एक सांसद रहते, तो उनका ये कहना था कि अक्सर उनकी बातचीत होती थी, लेकिन कभी भी इस तरीके की कदम उठा लेंगे ऐसा कभी नहीं लगा था। अब पुलिस जो स्टाफ है उससे ये जानना चाह रही है कि जब कल रात में जो बातचीत हुई, हर साल एक गांव हमने गोद लिया। पहला गांव लिया हमने कानपुर में ही। तो ये तस्वीरें आपको हम गोमती अपार्टमेंट की तरफ दिखा रहे हैं जब बीजेपी के पूर्व सांसद, उनका बीजेपी के सांसद, उनका पार्थिव शरीर अब एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है और बेहद दुखद घटना, बेहद दुखद खबर बीजेपी के लिए। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकारें चिंतित है, लेकिन लोग शायद उतने चिंतित नहीं है। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोरोना से जंग में जब सबसे ज्यादा कड़ाई चाहिए, तब क्या लोग सबसे ज्यादा लापरवाह हो गए हैं? सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा। जब कोरोना पर सबसे मजबूत प्रहार होना है, तब लोगों की मास्क से दूरी कितनी खतरनाक है। आपने भी नहीं पहन रखा है? नीचे रखा जी मास्क। मास्क कोरोना से जंग में वो कवच है, वो सुरक्षा चक्र है जो कोरोना से आपको बचाता है। फिर भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस महामारी में मास्क की कीमत नहीं समझ रहे। ऐसे में सवाल है कि कोरोना को लेकर लोग इतने बेफिक्र क्यों हो गए हैं? क्या कोरोना को लेकर लोगों का डर खत्म हो गया है, या फिर लोग कोरोना से जंग लड़ते लड़ते थक गए हैं? क्या ये कोरोना से बचाव के उपायों से ऊब का नतीजा है? वजह चाहे जो हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का खतरा सामने है। ये पंजाब का फरीदकोट है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते की जा रही है कार्रवाई आपको दुनिया की सबसे सख्त लॉकडाउन की याद दिला देगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सामने खतरा देखते हुए लोग अनजान बने हुए हैं। ये दिल्ली की गाजीपुर मंडी है, जहां लोगों को देखकर आपको लगेगा कि दिल्ली से कोरोना चला गया है। कोरोना से बचाव के हर नियम की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन की गैर मौजूदगी में लोग कोरोना से खेल रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में एक बार फिर 400 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 425 केस मिले, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 2488 हो गए हैं। अफसोस यह है कि खतरा बढ़ने पर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा। मास्क ये राज्य में क्या लगता है डर खत्म हो गया कोरोना? नहीं डर है तो ये लो। क्या लगता है? नहीं है डर, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। जी हो रही है जी। मास्क है, गाड़ी में रह गया है। लेकिन लगता नहीं है कि कोरोना बढ़ने दोबारा शुरू हो गया है? आपको लगाना चाहिए। हमें तो कभी नहीं लगा कोरोना। कभी नहीं लगा? नहीं। इवन किड्स आ यार, आपने भी नहीं पहना है? पहन लूंगा। ऐसे ही लोगों की वजह से भारत में कोरोना दोबारा से सिर उठा रहा है। हफ्ते भर में ही 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 10 मार्च से 15 मार्च के बीच 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रोज दर्ज हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, जहां कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने की बात केंद्र सरकार ने कह दी है। लेकिन महाराष्ट्र को देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि देश के 50% से भी ज्यादा केस यहीं से आते हैं। तो दिल्ली और मुंबई की उदाहरण आपके सामने है। लोग समझने को तैयार नहीं है। कोरोना को लेकर एक अजीब सी बेफिक्री लोगों में है, जो कोरोना को दोबारा से शक्ति देने का काम कर रही है। देखिए, डर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। हम लोग भी अब ऑफिस में काम करते हैं या बाहर जाते हैं तो या तो मास्क नीचे कर लेते हैं या ऑलमोस्ट हटा ही देते हैं। यानी लोग कहीं न कहीं कोरोना से थक गए। वो खुद मान रहे हैं कि कोरोना को लेकर पहले जैसी सतर्कता उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ कुमार गुणा, दिल्ली, आज तक। तो दिखा देते हैं कैसे अब अजान पर घमासान मच गया है। जी हां, लाउड स्पीकर से अजान देने पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने प्रशासन को बाकायदा चिट्ठी लिखकर लाउड स्पीकर से अजान पर एतराज जताया। आपको बता दें कि वाइस चांसलर यानी कि वीसी की चिट्ठी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उंगलियां उठाई है। वही पुराना सवाल फिर से उठा दिया गया है कि जब आरती से परेशानी नहीं है तो अजान से क्यों है। अजान की ये पवित्र आवाज तस्दीक है कि नमाज का वक्त हो चला है। आप अजान से अनजान नहीं होंगे, लेकिन अजान के इस अंदाज पर आपत्ति हो रही है। एतराज हो रहे हैं कि क्या सुबह सुबह लाउड स्पीकर से अजान जरूरी है। ये खत देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने ये खत प्रयागराज के डीएम को भेजा है। इसका मजमून भी देख लीजिए। हर रोज सुबह करीब 5:30 बजे पास की मस्जिद में होने वाली अजान से मेरी नींद खराब होती है। मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो बिना माइक के भी अजान कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिरदर्द समेत कई तरह की समस्याएं होती हैं। ईद से पहले भी वो सुबह 4 बजे माइक से सहरी का ऐलान करते हैं।
इस बात पर जल्दी ध्यान दें ताकि जो लोग अजान की तेज आवाज से परेशान हैं, उन्हें शांति मिल सके। वाइस चांसलर की इस चिट्ठी पर तारीख 3 मार्च की दर्ज है। डीएम साहब ने इस पर वैधानिक कार्रवाई की बात कहकर मामला आगे बढ़ा दिया है। जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन असली सिरदर्द तो सियासत करने वालों को होने लगी है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य उपकरण का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। जैसे कि आशंका थी, अजान पर घमासान आगे बढ़ते देर नहीं लगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं का एतराज सामने आने लगा। अजान और आरती की तुलना होने लगी। किसी को नींद की प्रॉब्लम है और उसने जो है किसी भी धर्म के सिलसिले में कोई आवाज उठती है तो उसने गई है, लेकिन सिर्फ अजान के लिए देना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और वो एक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार होने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है और ये गलत है। इसको पर जो है मेरे ख्याल से उनको विचार करके अपनी दरखास्त को वापस ले लेना चाहिए। लाउड स्पीकर से अजान पर सवाल पहले भी उठे। आपको याद हो, सिंगर सोनू निगम ने अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था। उस वक्त भी प्रदूषण और परेशानी का मसला अजान और आरती के विवाद में गुम हो गया था। एक बार फिर वही बहस सामने आ खड़ी हुई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज असम के दौरे पर हैं। गुवाहाटी में योगी ने मां कामाख्या के मंदिर में पूजा आराधना की। आपको हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ असम और बंगाल दोनों राज्यों में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। वो कल बंगाल में थे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए और आज कामाख्या मंदिर वो पहुंचे हैं। कामाख्या मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। कोई भी असम जाता है, गुवाहाटी जाता है तो इस मंदिर में जरूर जाता है। तो धर्म को लेकर लगातार सियासत जारी है और बंगाल चुनाव में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में घूम घूम कर चंडी पाठ कर रही हैं, दुर्गा भक्ति में लीन है। बिल्कुल, तो बीजेपी ने जय श्री राम के नारे के साथ योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। योगी के चुनाव प्रचार से जंग बंगाल में हिंदुत्व पर धुआंधार तेज हो गई है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री। धर्म और धर्म। बंगाल के चुनाव में धर्म का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि गरीबी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खेती कृषि जैसे मुद्दे ओझल हो गए हैं। बस शोर है तो सिर्फ धर्म का, धुआंधार है तो इस पर कि कौन कितना बड़ा हिंदू भक्त है, किसके रक्त में भक्ति की धारा बह रही है और किसके संस्कार में अधर्म का वायरस फैल चुका है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमोस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के चुनाव में धर्म का ऐसा बोलबाला पहले कभी नहीं रहा। 2 दशक तक लेफ्ट की सत्ता और 10 साल तक ममता राज। बंगाल में हिंदुत्व पर ऐसी हुंकार पहली बार दिख रही है। ममता बनर्जी घूम घूम कर चंडी पाठ कर रही हैं, तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर चुनाव प्रचार को राममय करने का दाव चला है। আপনারা শঙ্খ বাজান, আপনারা উলুধ্বনি দেন,
কেউ বা আজানের ধ্বনি দেন, কেউ বা শিব মন্দিরে যান, কেউ বা দুর্গা মন্দিরে যান, কেউ বা কালী মন্দিরে যান। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हिंदुत्व के अहाते में धकेल दिया? क्या हिंदू वोट में सेंध की आशंका ने मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी को हिंदुत्व के आसरे कर दिया? वजह चाहे जो भी हो, बीजेपी के लिए ये माकूल मौका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हिंदुत्व की पिच पर खुलकर शॉट लगा रहे हैं। प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे, रामनवमी के दिन आप शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, कहां जी रहे हैं हम? तो एक तरफ चंडी पाठ करती ममता बनर्जी, दूसरी तरफ ममता के हिंदुत्व प्रेम पर सवाल उठाती बीजेपी। बिसात पर 65% हिंदू वोट है। ममता बनर्जी की राजनीति घूमकर हिंदू वोट पर ही अटकी है। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती। बंगाल चुनाव की तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदुत्व पर कितना जोर है। मंदिर मंदिर परिक्रमा करते नेताओं की जमात ने जता दिया है कि बंगाल में हुई है वही जो राम रची राखा। अनुपम मिश्र के साथ पौलमी साहा, बांकुरा, आज तक। तो बंगाल के चुनाव में धर्म के साथ साथ जाति का भी जबरदस्त बोलबाला दिख रहा है। टीएमसी आज घोषणा पत्र जारी कर रही है। बिल्कुल, और इस घोषणा पत्र में पूरी संभावना ये है कि टीएमसी दक्षिण बंगाल की 50 विधानसभा सीटों पर असरदार महिष्य जाति को ओबीसी में शामिल करने का वादा कर सकती है। वो 2019 का लोकसभा चुनाव था। प्रधानमंत्री मोदी मतुआ समुदाय के धार्मिक केंद्र ठाकुर नगर पहुंचे थे। इन तस्वीरों का असर हुआ। बौगांव सीट बीजेपी के खाते में आई और फिर मतुआ समुदाय को रिझाने का सिलसिला शुरू हो गया। अमित शाह मतुआ समुदाय के घर खाना खाने पहुंचे। ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय के दर पहुंची। मतुआ प्रेम की नई धारा बंगाल में बहती दिखी। ये 2021 की चुनावी जंग है जिसमें धर्म के साथ साथ जाति जिंदाबाद भी हो रही है। बीजेपी ने मतुआ समुदाय को गले लगाया तो ममता बनर्जी महर्षि जाति का मनुहार करने में लगी हैं। खबर है कि टीएमसी के घोषणा पत्र में महर्षि जाति को ओबीसी का दर्जा देने का वायदा हो सकता है। महर्षि के अलावा 3 और जातियों को भी ओबीसी के तहत लाकर आरक्षण देने का वायदा हो सकता है। टीएमसी के नहले पर बीजेपी दहला मारने में लगी है। इससे पहले कि टीएमसी आरक्षण की गुगली फेंके, बीजेपी अध्यक्ष ने मंच से ऐलान कर दिया और घमासान और बढ़ गया। अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। तो मतुआ के बाद महर्षियों पर महाभारत तेज हो चली है। दक्षिण बंगाल की 50 विधानसभा सीटों पर महर्षि जाति का असर है। पूर्वी मिदनापुर में महर्षियों का वोट जीत हार तय करने की ताकत रखता है। ममता बनर्जी की नंदीग्राम सीट पर भी महर्षियों का वोट बेहद मायने रखता है।
टीएमसी आगे बढ़कर जाति और आरक्षण की राजनीति को अपने नाम कर लेने की तैयारी में है। पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कम से कम 5 जिले ऐसे हैं जहां महिषियों का जनाधार है और इसी को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ राजनीति हो रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।